और यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल और लाइव एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी अग्निहोत्र फार्मिंग के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। जी कल हमारे आदरणीय नलिनी जी ने हमको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया था कि अग्निहोत्र फार्मिंग क्या होता है, उसको किस तरीके से किया जाता है, उसके क्या फायदे होते हैं। नुकसान कुछ नहीं है, फायदे अनेक है। पर आजकल के परिवेश में ये देखा गया है कि लोग या फिर जो फार्मर्स हैं वो उसको अडॉप्ट करने में, उसको अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। उसके रीजंस काफी है, मैं आपको खुद ही बताऊंगी उसके क्या रीजंस हैं, क्यों आज का जो फार्मर है वो क्यों रैशनली नहीं सोच पाता है, क्यों वो उस तरीके से नहीं सोच पाता है और अग्निहोत्र फार्मिंग जो एक बहुत बड़ा कदम है वो उठा नहीं पा रहा है। अब उसका जो दोष है वो आज की जनरेशन को नहीं है, ये 1965 से ही स्टार्ट हो गया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आया कि उर्वरकता बढ़ाने के लिए, कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज किए गए। कल हमको आदरणीय नलिनी जी ने ये भी बताया कि किस तरीके से ज्यादा केमिकल फार्मिंग और रसायन वाली फार्मिंग से किस तरीके से हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। ये हमें इस बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, मतलब हर साल 2% जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2% फ़ारेनहाइट पे, उससे ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल पूरा ही इकोसिस्टम जो है इफेक्ट हो रहा है। केवल एक केवल जानवरों पे या फिर केवल हम तक ही सीमित नहीं रह गया। ये लाइफ स्टॉक्स हो गया, खेती हो गया, खेती के सॉइल हो गया, हर चीज का पोल्यूशन जो है, प्रदूषण सबको इससे इफेक्ट कर रहा है, सबको इसमें परेशानी भोगना पड़ रहा है। तो हमको परेशानी पता है, लेकिन सोल्यूशन भी हमको पता है, लेकिन हम करने में हिचकिचाते हैं, है ना? तो ऐसी बातें बताना, थ्योरी तो हमारे पास बहुत सारी है, हम गूगल करें हमें हजारों तरीके की थ्योरी पता पड़ जाती है। और अग्निहोत्र फार्मिंग या अग्निहोत्र ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा एक चीज है जो आज की नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। कहीं ये लुप्त हो गया था, फिर वापस ये स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमको बनती कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे जो किसान हैं वो छोटे स्तर से ही सही, लेकिन अग्निहोत्र फार्मिंग को या ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना स्टार्ट करें। तो हमें पता है अगर सॉइल की फर्टिलिटी खराब है, तो हमें पता है अगर 100% सॉइल है तो उसमें 25% पानी है, 25% हवा है, बाकी का ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो आप उस ऑर्गेनिक मैटर को ही खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप सतत उसमें केमिकल डाल रहे हैं अलग अलग प्रकार के, जिसके बारे में शायद एक जो साइंटिस्ट है वो हमें ज्यादा अच्छा बता पाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से जो है बहुत ज्यादा नुकसान जो है धरती को भी भुगतना पड़ रहा है, पशुओं को भी भुगतना पड़ रहा है, हमें तो भुगतना ही पड़ रहा है। इतनी प्रकार की बीमारियां हैं जो कल हमको नलिन जी ने बताया ही, एक जो कैंसर ट्रेन चलती है। आप बताइए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है कि हम एक ऑर्गेनिक लिविंग छोड़ के हम एक मॉडर्न लिविंग समझ लीजिए, कंफर्टेबल लिविंग के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें खुद ही इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं एक्चुअली एज ए रिसर्चर आपसे बात कर रही हूँ और अग्निहोत्र आचरणकर्ता आपसे बात कर रही हूँ। अग्निहोत्र हम लगभग जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमारे घर में हो रहा है और हमारी वो एक जीवन शैली में आ गया है। हम बिना अग्निहोत्र के अब जी नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने अग्निहोत्र का प्रचार नहीं किया तो इससे बड़ा क्राइम नहीं है इस दुनिया में आज की डेट में, कि हमें हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सबको अग्निहोत्र के बारे में बताएं। तो मैं पिछले 5 साल से इस विषय पे काम कर रही हूँ। पहले मैंने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया, किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं, जिस तरीके से जो ये प्लास्टिक वेस्ट है या अलग तरीके का वेस्ट है जो अल्टीमेटली सॉइल में जाके सॉइल को ही खराब कर देता है, उसका जो ऊपर का सतह है वो खराब कर देता है। तो उस तरीके से मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद पिछले 3 साल से मैं लगातार महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सबके फार्मर से बिल्कुल जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई हूँ। तो क्योंकि मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट ही है इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, मतलब कि जो फार्मर्स हैं, जो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको किस तरीके का नफा, किस तरीके का नुकसान होता है। क्योंकि मैं एक फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं एक साइंटिस्ट की तरह बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको एक लाइव अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगी। और यहाँ जितने भी किसान हमारे भाई बहन हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि फाइनेंशियली आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर अडॉप्ट करते हैं, अगर उसको अपनाते हैं, तो आपको उसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। और ये सारी बातें किताबी नहीं है, ये ज्ञान जो बताया जा रहा है या फिर और भी जो प्रवक्ता जो भी आके बोलेंगे, जो भी वक्ता बोलेंगे, वो सब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने अनुभव किया है वो बताएंगे। तो आपको हर चीज एक लाइव या बोलिए एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो ज्ञान है वो यहाँ पे आपको पक्का मिलेगा।
अब 5-6 साल से मैं इसी विषय से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे फार्मर से, उनके परिवार वालों से मिली हूँ और मुझे ये बात समझ में आ गई कि अग्निहोत्र फार्मिंग जो परिवार कर रहा है, जिसने अडॉप्ट कर लिया है, जिसने अपना लिया है, उसका जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं फल-फूल गया है, उनका जीवन काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कर्नाटका से क्योंकि मैं यहीं पे रहती हूँ बैंगलोर में और मेरा हम पिछले 10-11 साल से बैंगलोर में रह रहे हैं। यहीं पे हमारा अग्निहोत्र का उपकेंद्र है, अग्निहोत्र का प्रचार-प्रसार यहाँ से हो रहा है और बैंगलोर और बैंगलोर के आस-पास हम काफ़ी गाँव में जा चुके हैं, काफ़ी किसानों से मिल चुके हैं और उन लोगों से उनका जो प्रॉब्लम्स है वो पूछा है, हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो उनको बताया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा अग्निहोत्र फार्मिंग जो कांसेप्ट है चलो उसको अगर मैं बताऊँ तो बहुत सिंपल है। आपको अग्निहोत्र करना है सुबह-शाम सूर्योदय पे, सूर्यास्त पे। आपको अग्निहोत्र अपने घर पे करना है, आपको अग्निहोत्र अपने खेतों में करना है और आप जब अग्निहोत्र करते हैं और उसकी जो राख बचती है जिसको हम अग्निहोत्र ऐश बोलते हैं, जिसमें आपको काफ़ी तरीके के इंग्रीडिएंट्स मिलेंगे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम काफ़ी सारे उसमें इंग्रीडिएंट्स मिलेंगे। ये जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं ये आपको ऑटोमैटिकली अग्निहोत्र ऐश में मिल रहा है, ठीक है? अब आप अग्निहोत्र ऐश और गाय का गोबर, गाय का मूत्र और पानी इन सबको मिला के आप एक काइंड ऑफ पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। आप एक तरीके से एक मैन्योर तैयार करते हैं आपके खेतों के लिए। अब ये किस तरीके से यूज़ करना है ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जान सकते हैं क्योंकि आप खुद ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, एक मेथड बता रही हूँ, किस तरीके से आप जो आप इंग्रीडिएंट्स ये यूज़ करेंगे, आपको 99.9% जो है ये अग्निहोत्र फार्मर्स का अनुभव है, जो वो बता रहे हैं जिससे उनको खेतों में कोई भी इंसेक्ट्स नहीं होते। उनके जो पेस्ट बोलते हैं, इल्लिया बोलते हैं, महुआ बोलते हैं या यहाँ पे हुली बोलते हैं, हुली करके जो एक इंसेक्ट आता है जो कर्नाटक में बहुत फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि कर्नाटका का जो मौसम है कहीं-कहीं साउथ कर्नाटका में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमेशा एक मॉइस्चर या नमी जैसी बनी रहती है जो खेतों के लिए और कभी-कभी क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। उन सब चीज़ों के लिए जो है अग्निहोत्र जो ऐश है, केवल उसको पानी में भिगा के बहुत सारे किसान उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ अ पेस्टिसाइड या एज़ अ कीटनाशक जिसको हम बोलते हैं। अब अगर हम इस विषय में बात करें तो ऐसा है कि अग्निहोत्र भस्म का तो हम उपयोग करते ही हैं, गाय के गोबर का हम उपयोग करते हैं और आज से नहीं आज से 100 साल पहले से ये हो रहा है। इसके अलावा छाछ, दही, चूना और इस प्रकार की चीज़ें भी जो है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से भी बहुत ज़्यादा जो है खेतों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो अग्निहोत्र ऐश के साथ-साथ यहाँ के किसान ये सारी चीज़ें भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी अपना रहे हैं ताकि इनका खेत जो है इंसेक्ट और पेस्ट से मुक्त रहे। सब जितने भी कीट हैं, जिनसे इनको बहुत नुकसान हो सकता है, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिन-जिन क्रॉप्स और वेजिटेबल्स पे, जिन-जिन फसलों पे मैंने अपना रिसर्च किया है, जिन-जिन फार्मर्स से मैं मिली हूँ, उनका कम से कम जो लगभग है वो है 240 फार्मर जिनसे मैं मिली हूँ, फेस टू फेस जिनसे मैंने बात किया है। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनसे हम पहले मिल चुके हैं। ये हमें धन्यवाद देना चाहिए माधव आश्रम का जिनसे हम बरसों से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हमें ऑटोमैटिकली अपने आप ही हमें बहुत सारे किसान और बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारा परिचय हो जाता है, जो हमें हमारे रिसर्च बोल दीजिए या मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे बहुत मदद किया। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा मोटिवेशन है या हमारा जो हमें जहाँ से प्रोत्साहन मिलता है, वो हमारे नलिनी जी ही हैं, संचालिका जी जो हैं और उनके उनके अलावा जो भी आश्रम में लोग रहते हैं, वो सब हमें समय-समय पे इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करते रहते हैं। आश्रम में ही खुद अग्निहोत्र फार्मिंग बहुत बढ़िया होती है और उन्होंने भी अपना बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव बताए हुए हैं। एक चीज़ ये है सोयाबीन, जीरा, हल्दी इसको बोलते हैं सुपारी, रागी, चावल जिसको पैडी भी बोलते हैं यहाँ पे कर्नाटका में। ये सब क्रॉप्स के ऊपर हम लोगों ने इन सब फार्मर से मिले जो ये सारे क्रॉप्स उगाते हैं और इन सबको वो लोग बाहर भेजते भी हैं केवल अग्निहोत्र फार्मिंग करके, जिसको वनीला बीन्स भी बोलते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्लांट्स लोग उगाते हैं। टीक साल के पेड़ तक लोगों ने लगाए हुए हैं यहाँ पे और जो चंदन का जो पेड़ है उसके ऊपर भी किसी-किसी का नॉ बहुत सारे नहीं पर 1-2 लोगों से ये भी सुनने को मिला है कि सैंडलवुड का जो ट्री है जो जिसको बहुत ज़्यादा फेमस है कर्नाटका में, बहुत यहाँ पे मानते हैं, वो भी जो है उसके ऊपर भी अग्निहोत्र फार्मिंग का उन्होंने उपयोग किया हुआ है। अग्निहोत्र फार्मिंग बहुत सिंपल है, आपको पता है अग्निहोत्र आपको करना है, उसकी ऐश का उपयोग करना है, उसके साथ आपको गाय के गोबर का उपयोग करना है। जहाँ खेत है वहाँ पे आपको अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र के साथ-साथ आपको महामृत्युंजय यज्ञ एज़ एंड व्हेन जब भी आपको पॉसिबल हो वो करना है, जब भी आपको जम सके।
अब ऐसा है कि ये सारे जितने भी क्रॉप्स थे, बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव था। एक उसमें से मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ मिस्टर संतोष का, जो चामराजनगर में रहते हैं। अब मैं आपको एरिया बता देती हूँ, मैंने कहाँ-कहाँ जाके रिसर्च किया, किन-किन फार्मर्स को, अग्निहोत्री फार्मर्स का बहुत अच्छा अनुभव आया। वो है चामराजनगर, मांड्या, पांडवपुरा, फिर हमारे बैंगलोर के बिल्कुल पास में एक होसकोटे गाँव है, वहाँ पे, कोलार डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे, और बैंगलोर में ही खुद बहुत सारे किसान लोग हैं, जिन्होंने अपना खुद का छोटा-छोटा खेत लिया हुआ है और उन्होंने उसके ऊपर अग्निहोत्री फार्मिंग स्टार्ट किया है। अब बोलने का ऐसा एक और चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको अग्निहोत्री फार्मिंग करना है, तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको अग्निहोत्र भी करना है। आप केवल अग्निहोत्र भस्म कहीं से अरेंज करके, कहीं से लेके आप अग्निहोत्र प्रॉपरली फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको अग्निहोत्र फार्मिंग करना है, तो आपको अग्निहोत्र भी करना है। एक जो समय है सूर्योदय और सूर्यास्त पे, अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, आप खेतों में कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अग्निहोत्र नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप अग्निहोत्र के साथ अग्निहोत्र की जो ऐश है, जो और भी आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि आप क्या उसमें मैन्योर्स यूज़ करते हैं, वो सारा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अग्निहोत्र नहीं छोड़ सकते उसके लिए। अग्निहोत्र की ऐश को आप भरपूर मात्रा में, जिस तरीके से जो भी कंपोनेंट बनता है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ 1:2:2:4 का जो रेशियो है, एक 1/2/2/4, ये सारा जो है 1000 लीटर पानी में इसको बनाया जाता है ना? और जो जिस-जिस तरीके के क्रॉप्स हैं, आप किसी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के ऊपर आ जाइए, इन सब में ये कारगर है। जैसे जो मिस्टर संतोष, जिनका मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, जिनसे हमने बहुत लंबी वार्तालाप की है, और अगर उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कर्नाटका के हैं, वो कन्नड़ा जानते हैं। नहीं तो अगर आप उनका अनुभव सुनते, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो आज से छोड़ के अगले दिन से अग्निहोत्र फार्मिंग में अडॉप्ट कर लूँ। उन्होंने ये बताया कि उनकी फार्मिंग में बहुत नुकसान होता था, वो बहुत कर्ज़ में चले गए थे। और कर्ज़ में जाने के बाद 70% जो उनका मुनाफ़ा जो भी आता था खेती से, वो केवल अपना कर्ज़ चुकाने में उनका पैसा चला जाता था। और केमिकल फार्मिंग क्योंकि बहुत महँगी होती है, आपको भी पता है, हर एक केमिकल, अगर आप 1 एकड़ में आप कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कल्टीवेशन आप करेंगे, आपको भी पता है आपका 50 से 60% केवल उसके खर्चों में चला जाता है। आपकी लागत ही इतनी हो जाती है, उसका रीज़न ये है कि आप पेस्टिसाइड खरीदते हैं। आप उसके साथ बहुत कभी आपको अलग-अलग प्रकार के पेस्टिसाइड खरीदना पड़ता है, आपको उसपे लेबर लगाना पड़ता है, आपको बहुत तरीके के मशीनरीज़ लगाना पड़ता है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लगाना पड़ता है, जो हो सकता है आपकी खेती को बहुत महँगा कर देती है, ठीक है? अगर आप पेस्टिसाइड और आप कीटनाशक का खर्चा अगर बचाना चाहते हैं, तो आप अग्निहोत्र फार्मिंग को अकल से ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र फार्मिंग का पर ये रहता है कि 0 टू 3 इयर्स में आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो आपको जो फ़ायदा होगा वो पहला जब 0 साल है, वहाँ से लेकर तीसरे साल तक आप देख पाएँगे कि आपको बहुत अच्छा जो है अनुभव आना शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे रिसर्च में जो हमने संख्या हमको मिली, उस पर से हमने जो एक स्टैटिस्टिक्स का हमने मैथमेटिकल या गणित का मॉडल लगाया, गणित हमने लगाया, उससे हमको ये पता पड़ा कि 3 साल आपको मिनिमम जो है एक खेत में देना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 साल में नुकसान होगा। ये होगा कि 3 साल आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इट विल बी ब्रेक इवन, मतलब ना प्रॉफ़िट ना लॉस, ना आपको नुकसान ना फ़ायदा, लेकिन आपको एक ब्रेक इवन पे आप आ जाएँगे। 3 साल के बाद आपको इतना मुनाफ़ा होगा कि आप चाहें तो कर्ज़ मुक्त भी हो सकते हैं, आपको खेती के लिए कोई कर्ज़ नहीं लेना पड़ेगा और आप एक संपन्न किसान जो है वैसा बन सकते हैं। आते हैं अब मिस्टर संतोष पे, जो मिस्टर संतोष ने अपने अनुभव हमको बताया, उनका मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके बहुत जगह सर्कुलेट किया हुआ है, स्पेशली बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स को, कि किस तरीके से उन्होंने केवल अग्निहोत्र फार्मिंग करके अपना जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन या अपनी जो उनकी यील्ड थी या उनका जो भी उनको खेती से जो भी होता था, जो भी खेती का प्रोडक्शन था, वो उनका लगभग 70 से लेकर 100% उनका बढ़ गया। इंक्रीज़ हो गया। ये उनको 6-7 महीने में हुआ, उसके बाद उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो 200 से लेकर 300% उनको कल्टीवेशन इंक्रीज़ हो गया। अब वो जो उगाते थे वो थे उसको बोलते हैं सुपारी, यहाँ पे जो लंबा एक सुपारी का पेड़ है वो, एक तम्बाकू का यहाँ पे पेड़ लगता है वो, उसके अलावा बनाना, केला, छोटे केले और बड़े केले दोनों तरीके के केले के यहाँ पे उत्पादन है, वो दोनों केले। उसके अलावा हल्दी, हल्दी जो है एकदम प्योर ऑर्गेनिक हल्दी जो है जो वो उगाते हैं। उसके अलावा सीज़नल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो उगाते रहते हैं। इसके अलावा जब उन्होंने ये उगाना स्टार्ट किया उसके बाद उनको वो बता रहे थे कि उनको रात-रात भर नींद नहीं आती थी ये सोच के कि उनकी खेती जो है खराब होती जा रही है और उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उसमें उनको नफ़ा नहीं, उनको नुकसान होता जा रहा है।
धीरे-धीरे करने के बाद आज उनका सब बिल्कुल एक संपन्न किसान है। उन्होंने 3 साल जो है अग्निहोत्र फार्मिंग को दिया है और उनका मैंने अपने पीएचडी की थीसिस में मेरे रिपोर्ट में मैंने उनका स्पेशल मेंशन किया हुआ है। अगर हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता तो वो ज़रूर आके आपको अपना अनुभव शेयर करते, बताते आपको, तो आपको उससे बहुत हिम्मत मिलती, बहुत उम्मीद मिलती। इसके अलावा एक और चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे एक कुर्ग करके जगह है, जो शायद आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जहाँ पे कर्नाटका के अंदर टी, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उत्पादन है और कॉफ़ी का उत्पादन होने की वजह से यहाँ पे आपको हर जगह जो है, जो थोड़ा-सा हिली एरिया है, जहाँ पे थोड़ा पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे आपको हर जगह टी का और कॉफ़ी का, मतलब चाय का और कॉफ़ी का बागान दिखेंगे। बागान तो जैसे कुछ नहीं होते, पर एक नॉर्मल प्लेन होता है, जिसके ऊपर कॉफ़ी को उगाया जाता है यहाँ पे। और फिर उसको थोड़ा-सा फ़िल्टर ये थोड़ा छाँट के जो है आगे बेचा जाता है। तो यहाँ पे कुर्ग करके एक जगह है, जहाँ पे कॉफ़ी और बहुत सारे अन्य उत्पादन होते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ बनाए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। यहाँ पे जो कुर्ग में जो किसानों का अनुभव ये था, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च किया था, मैं कुर्ग तक जाके आई थी, अभी हो गए उसको 2017 की बात है, अभी 3-4 साल हो गए उसको, कि वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जहाँ पे कुछ किसानों की जो सोसाइटीज़ होती हैं और वहाँ पे हमको बहुत ही बुरा लगा ये सुन के कि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि जो अंडर वाटर लेवल होता है, मतलब ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है, वो सूखता जा रहा था। जबकि कुर्ग जो है एक हिल स्टेशन माना जाता है। लेकिन वहाँ पे इतना क्या बोलते हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं, इतना ज़्यादा सीमेंट का काम हो गया है कि आपका जो पानी है वो ठहरता नहीं है। जो ज़मीन है वो पानी पीती नहीं है। ज़मीन पानी पीती नहीं है तो अंडर वाटर लेवल उनका कम होता जा रहा है। अंडर वाटर लेवल कम होने की वज़ह से जो वाटर टेबल होता है, जिसको हम जो बहुत ज़रूरी है किसी भी खेती के लिए, क्योंकि पैडी कल्टीवेशन मतलब जो राइस, जो चावल उगता है, उसके लिए पानी तो बहुत भरपूर मात्रा में चाहिए। वो सब नीचे आता जा रहा है। उसकी वजह से जो किसान वर्ग है वो बहुत परेशान हुआ और मैंने उनको जाके एग्रीकल्चर फार्मिंग के बारे में बताया। हमने, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों ही इसमें पूरी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, ताकि किसानों का वेलफेयर हो। तो उन्होंने सुन तो लिया है, अब उसमें जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, करेंगे। लेकिन 2-3 साल से हम लगातार उनको बताए जा रहे हैं, जिसमें से 1-2 फार्मर्स ने उनको अडॉप्ट भी किया है, उसको अप्लाई भी किया है और उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यही सेम प्रॉब्लम मांड्या डिस्ट्रिक्ट में थी, जहाँ पे शुगरकेन, गन्ना गन्ना और गुड़ बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो मतलब कर्नाटका में और कर्नाटक के बाहर भी उसका निर्यात किया जाता था। तो शुगरकेन जो उन लोगों ने लगाया और उसकी वजह से भी कितने किसानों ने छोड़-छोड़ के अपने खुद के खेत बेच के, वो जो है किसानी छोड़ के वो शहरों की तरफ निकल गए, बैंगलोर की तरफ, मैसूर की तरफ। उसका रीज़न ये था कि उनके पास भी पानी की बहुत कमी, अंडर वाटर लेवल कम हो गया। अब इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना आप अग्निहोत्र फार्मिंग करके आप कुछ कर पाओगे। पहले आपको अग्निहोत्र करना पड़ेगा, क्योंकि अग्निहोत्र करके ही एक प्रोसेस जो है, एक सर्कल जो है, एक साइकिल जो है वो बनेगी। जब आप अग्निहोत्र करेंगे, ऑटोमैटिकली एक बैलेंस बनेगा, एक इक्विलिब्रियम बनेगा नेचर में और वही जो इक्विलिब्रियम है वो हमें हेल्प करेगा कि हम अग्निहोत्र फार्मिंग को भी प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर सकें, प्रॉपर्ली उसको अपना सकें और उसको लोगों तक हम पहुँच, मतलब उसका आप फ़ायदा तभी उठा पाएँगे। तो अग्निहोत्र करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त पे जिस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो कॉस्मिक वेव्स आपको जो ब्रह्मांड से डायरेक्टली आती हैं, वो जो है अग्निहोत्र का पात्र जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उसको अडॉप्ट करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है और फिर आपके मंत्र और आप जो जो गाय के गोबर के कंडे और गाय का घी जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में वापस जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी सॉइल जो है वो भी फर्टाइल रहेगी, उसको भी फायदा होगा, वो भी एक शुद्ध रहेगी, वो भी प्योरिटी रहेगी उसमें भी। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, एक मांड्या डिस्ट्रिक्ट का और एक कुर्ग का, जहाँ पे किसान अपनी किसानी छोड़ के मज़दूरी करने पे वो थे। लेकिन अग्निहोत्र फार्मिंग के एडॉप्शन से बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी में, उनके जो इसको हम बोलते हैं फ़ायदा हुआ है उनको। और ये बात और समझने की है कि मुझे भी इतना पता नहीं था, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तब मुझे पता पड़ा कि कर्नाटका में इतने लोग अग्निहोत्र फार्मिंग करते हैं। यही केस जो है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का भी है, यही बीजापुर में भी है, यही आपको और भी एक महाराष्ट्र में, जो आप सबको पता है, महाराष्ट्र में भी मैंने 3-4 लोगों से बात किया हुआ है, उन लोगों ने भी बताया कि उन्होंने भी अग्निहोत्र फार्मिंग अडॉप्ट किया है। बहुत छोटे स्तर पे किया है, पर उन्होंने किया है और इस तरीके से उनको
3 साल के अंदर जो फायदा हो रहा है, और उसके ऊपर से जो हमको एक समाधान होता है कि हम हमारी जो सॉइल है उसको हम खराब नहीं कर रहे हैं, हम सॉइल को एक अच्छी चीज दे रहे हैं, एक हम उसमें फर्टिलिटी जो है उसकी खराब नहीं होगी, और हमें और हमारे पशु पक्षी जितने भी हैं, हम खुद क्यों इतना पॉइजन वाला खाना खाएं। और अगर हम अपने घर में कर सकते हैं तो हम सबको किचन गार्डन जो है उसको करना चाहिए, जो हमको अगेन लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से जो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि किचन गार्डन का जो कंसेप्ट है वो वहीं से आया हुआ है कि सबने अपने घर में किचन गार्डन लगाना चाहिए। आप अग्निहोत्र का जो भस्म है, जो उसकी ऐश है, जो गाय का गोबर है, जो गौमूत्र है, उसका इस्तेमाल करें घर में इस रेशियो में जो मैंने आपको बताया हुआ है। आप जयंत पोद्दार द्वारा जो अग्निहोत्र कृषि लिखी हुई है उसको पढ़ें। आप हमारे पास जो भी साहित्य है जो आश्रम से हमें मिला हुआ है वो बहुत ही बढ़िया साहित्य है, उससे आपको कृषि से रिलेटेड और अग्निहोत्र से रिलेटेड हर चीज का बहुत अच्छे से आपको उसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ समाधान है तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। अब ये बात हुई हमारी कि किस तरीके से 2 गाँव हैं या 2 जगह है जहाँ पे हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला है। इस तरीके से बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के बहुत अलग-अलग अनुभव हैं, बहुत लोगों के अलग-अलग टेक्निक्स हैं, बहुत मेथड्स हैं जो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगाया हुआ है। अब मैं आपको एक 4-5 प्रॉब्लम्स बताना चाहूँगी, समस्याएँ बताना चाहूँगी जो फार्मर लोग आज की तारीख में जिनको प्रॉब्लम है, वो ये है कि पहली बात उनको जितना अगर आप अग्निहोत्र फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रमाणीकरण जो सरकार द्वारा दिया हुआ है वो नहीं है, तो आपको प्रीमियम प्राइस मतलब आपको अच्छा प्राइस आपके प्रोडक्ट का या आपके उत्पादन का नहीं मिलता। ठीक है। मेरा एक जिस विषय में मुझे भी काम भी करना है, जिसको मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है अपने थीसिस में, वो ये है कि सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण अग्निहोत्र प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए। जो प्रमाणीकरण हमें सरकार द्वारा मिलता है कि ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है, ये उत्पादन जो है, ये जो दाल इनने बताई है, या इनने चावल जो उगाया है, या इनने जो भी हल्दी जो भी आपने लिया है, जो भी आपका प्रोडक्शन है, ये जो है ये लोगों को देने योग्य है। मतलब इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, ये पूरी तरीके से प्योर है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। ये अगर हम भारी मात्रा में अग्निहोत्र फार्मिंग अगर हम अडॉप्ट करें, देखिए एक बात ये भी है कि अग्निहोत्र फार्मिंग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही पार्ट है, लेकिन हम फिर भी हमें एक बात समझना है, ऑर्गेनिक फार्मर्स अग्निहोत्र नहीं करते फील्ड में। तो अग्निहोत्र फार्मिंग को हमको अलग ही तरीके से ट्रीट करना है, ये एक अलग टेक्निक ही हो गई है फार्मिंग की। ठीक है। आजकल बहुत सारी और टेक्निक्स आ गई हैं फार्मिंग की, अग्निहोत्र फार्मिंग को भी हमें टेक्निक ही मानना है। तो इस तकनीक को अगर हम अडॉप्ट करेंगे और अगर हमने सर्टिफिकेशन का मुद्दा अगर हमने उठाया, आप जिस लिए आज जो किसान है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ रहा है, जो भी बहुत बहुत सारे उसके पीछे चीजें हैं जिसमें हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और उसके ऊपर जो प्रीमियम प्राइस है वो आप किसानों को जरूर मिलेगा अगर आप अग्निहोत्र फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे अगर आप इसको करते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और उत्पादन है तो हम इसको खुद बोल सकते हैं कि ये एक अलग ही टाइप का प्रोडक्ट है, और सरकार द्वारा अगर इसका प्रमाणीकरण मिलेगा तो डेफिनेटली जरूर ये कहीं ना कहीं आपको भी मदद करेगा और लोगों को भी मदद करेगा, क्योंकि हमें भी पता है दुनिया जहान में बहुत सारे दुकानें खुल गई हैं जो बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ऑर्गेनिक हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पर वी डोंट नो, हमें नहीं पता है कि वो कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र फार्मिंग का प्रोडक्ट हमारे पास है तो वो डेफिनेटली 200% हमें पता है कि ये एकदम प्योर है ना। तो ये एक सर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम जो है बहुत सारे फार्मर से मुझे पता पड़ा कि वो सब चाहते हैं कि उनको प्रीमियम प्राइस मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद भी, क्योंकि उसके बीच में बहुत ज्यादा करप्शन भी होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, बहुत महंगा भी पड़ता है। देखिए हर किसान जो है, मैंने उन किसानों से भी बात की जिनकी 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, जिनकी 50 एकड़ जमीन है या 200 एकड़ जमीन है, उतने लोगों से भी बात किया है। सबके जो विचार है वो अलग अलग है, पर सबका एक विचार कॉमन है कि अगर अग्निहोत्र फार्मिंग आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा जरूर है। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी यील्ड बढ़ेगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपके जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी, जिसको हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। उसके अलावा आपको शुरू के सालों में जरूर आपको फायदा उतना नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आपका फायदा कभी 20% से, कभी 50% से, कभी 70% जो है वो बढ़ता ही रहेगा। और धीरे धीरे जैसे लैंड जो जमीन है वो समझ जाएगी कि हाँ मुझे अब केमिकल नहीं मिलने वाला है, अब केमिकल नहीं है, तो वो जमीन भी उस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आप फार्मर्स मुझसे ज्यादा जमीन का साइंस जानते हैं, तो मैं उसमें ज्यादा बोलूंगी नहीं। जो मेरे विषय था और जो मैंने इतने सालों में जो काम किया, मैं उसके बारे में जितना बता सकती हूँ उतना बताऊंगी, क्योंकि 200-250 पेज का हमारा एक रिसर्च का प्रोजेक्ट या थीसिस बनता है, जिसमें हम अपना 4 साल 5 साल का काम लिखते हैं, तो एक आधे घंटे में बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसके अलावा एक और चीज ये है कि
आप एक डेमोग्राफी जिसको बोलते हैं, या तो लड़की हो या वो लड़का हो, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, उन सब ने अग्निहोत्री फार्मिंग की तरफ आकर्षित होना है। क्योंकि इन जो मैंने अब हमने जो अपना स्टडी किया उसमें हमने ये भी देखा कि बहुत सारे औरतें भी हैं जो खुद अग्निहोत्री फार्मिंग करना चाहती हैं, जिन्होंने खुद अपना एक खेत लिया हुआ है, अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, वो अपनी जॉब भी कर रही हैं, उसके साथ-साथ उन्होंने अपना 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ की ज़मीन ली हुई है। कुछ लोग तो खुद डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर होने के बावजूद वो जो है उसके ऊपर अपना खेती कर रहे हैं। तो ये समझिए आप लोग कि एक डेमोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे उसकी उसकी कितनी भी पढ़ाई हुई हो, एक कॉमन सेंस है कि हमें ज़मीन को खराब नहीं करना है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन सेंस है कि हमें अपनी ज़मीन को बचाना है, हमें फर्टिलिटी इंक्रीज़ करना है। हमें चाहिए कि हम अपने पशु-पक्षियों का हर पानी का, नदी का, हर स्रोत का जो है हम अ, रख-रखाव करें। उसके लिए हमें अग्निहोत्री फार्मिंग अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो एक जो कांसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसी चीज़ एक सेकंड रुकिएगा। ऐसा एक सेकंड रुकिएगा। ऐसा हमको मेरी इसकी बैटरी 1 मिनट लो हो गई है। मैं 1 सेकंड आपको वापस करती हूँ। तो हाँ, तो हमारी जो ज़मीन की उर्वरकता है वो उससे बढ़ेगी। अब इसके अलावा लड़का हो, लड़की हो, मैंने आपको डेमोग्राफी का भी एक इम्पोर्टेंट बात बताया। इसके अलावा एक और चीज़ जो है जो हमको पता पड़ी वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं हुआ है, जिसमें अग्निहोत्र फार्मिंग जो है लोगों को बताया गया है। अब आपको बेलगाम का एक मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक कोई व्यक्ति थे जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ के जो है बेलगाम में अग्निहोत्र फार्मिंग करना स्टार्ट किया। और अग्निहोत्र फार्मिंग करके उन्होंने अपना एक खुद का अग्निहोत्र फार्मिंग के प्रोडक्ट्स का शॉप तक खोल लिया है, जिसका जो ईयरली टर्नओवर है वो बताते हैं 70 लाख तक जाता है कभी-कभी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो फाइनेंशियली बहुत सारे फार्मर्स जो हैं ये बहाना ज़रूर बताते हैं कि देखिए मैडम हम लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि इससे हमको नुकसान बहुत है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी खेती है, हमारे मल्टीपल क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ क्रॉप रोटेशन भी होता है, राइट? एक साल में 3 से 4 फसलें उगाई जाती हैं, कभी-कभी फार्म्स पे। तो उनके पास ये सारे बहाने भी होते हैं, पर मैं आपको ये बताऊँगी कि थोड़ा धीरज रख के, थोड़ा-सा क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल अनुभव है तो मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने शून्य से शुरू करके भी आज उनका टर्नओवर बहुत बढ़िया जा रहा है। और चूँकि हमारा जो प्रदेश है, जो हमारा देश है, वो एक कृषि कृषि से रिलेटेड देश है। मतलब हमारी 3/4 जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो अभी भी कृषि पर ही निर्भर करती है। मतलब अगर आप कृषि की बात करें तो लगभग 15 से लेकर 17% ये कंट्रीब्यूशन है केवल एग्रीकल्चर का और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स का। कृषि से जो भी प्रोडक्ट्स या कृषि से जो भी चीजें उत्पादन होती हैं वो सब हमारी 100% इकोनॉमी में 17% तो इसी से आ जाता है। एग्रीकल्चर से ही आता है और कभी-कभी इससे ज्यादा भी होता है क्योंकि वो हर क्वार्टर टू क्वार्टर निर्भर करता है। तो आप ये समझें कि जब हमारा देश बढ़ेगा, अगर देश तो किसान भी बढ़ेगा। जब किसान बढ़ेगा तो वो केवल किसान खुद नहीं बढ़ रहा है, वो अपनी धरती को भी सिक्योर कर रहा है, धरती को भी सेव कर रहा है। और आजकल जो बदलता परिवेश है या आजकल जो बदलता जा रहा है कि जो एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये बोलता है कि अगर इसी तरीके से प्रकृति का और सॉइल का दोहन चलता रहा तो अगले 3 साल में या 4 साल में ही आपको ये फर्क दिखने लगेगा कि हर साल 3 मिलियन पीपल, मतलब 3 मिलियन मतलब कितने ही लोग केवल जो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड बीमारी है, प्रदूषण से रिलेटेड बीमारी से ही मरते रहेंगे। अगर इस तरीके का केस होगा तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है किसानों के कंधों पे आ जाती है कि वो कहीं न कहीं केमिकल फार्मिंग को छोड़ के अग्निहोत्र फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएँ। और अगर आप अग्निहोत्र फार्मिंग करते हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप तो आप अपने शरीर को भी दे रहे हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को भी दे रहे हैं, आप इसको भी दे रहे हैं, घर को भी दे रहे हैं, आप अपने खेतों को भी दे रहे हैं, आप तो अपने सॉइल को भी दे रहे हैं, आप कहाँ नहीं दे रहे हैं। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम केमिकल से
रिलेटेड कुछ भी चीज अगर बनाते हैं या उपयोग में लाते हैं, तो वो पूरी तरीके से एक तरीके से हमें क्राइम है जो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इतने लोगों से बात कर रही हूँ और इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, उससे मुझे कम से कम 300 से लेकर 400 फार्मर से हम लोग की बातचीत हो गई है। और देखिए, अगर हम अपना रिजल्ट्स की बात करें, अगर हम अब संख्या की बात करें, अगर हम मूल्य की बात करें, तो जब मैंने कंपेयर किया कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मतलब कि जो फार्मिंग केमिकल से होती है और जो फार्मिंग बिना केमिकल से होती है, उन दोनों में जब हमने 3 से 4 बार रिजल्ट्स लाए, देखिए एक बहुत स्टैटिस्टिक्स होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि इन सब का जब हमने वैल्यू निकाला, जब इनका मूल्य निकाला, तो हर इसमें हमको कम से कम जो हमने स्टैटिस्टिक्स का वैल्यूज निकाला, उसमें अग्निहोत्र फार्मिंग का हर जगह जो है मूल्य ज्यादा ही आ रहा है। एक चीज में उसका मूल्य कम है, बस वो ये इन्वेस्टमेंट पैटर्न, मतलब कि हमने जो लागत लगाई है अग्निहोत्र फार्मिंग, वो बहुत ही कम है। उसका रीजन ये है कि आपको गाय घर पे मिल सकती है, आपको गाय का गोबर घर पे मिलेगा, आपको गौमूत्र घर पे मिलेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप वर्मी कंपोस्ट करना चाहते हैं या आप केचुए की फार्मिंग कर सकते हैं, उसको मैन्योर लेके, अगर आप छाछ ले सकते हैं, अगर आप कोई और भी मैन्योर लेना चाहते हैं, तो आप वो भी लीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप अग्निहोत्र फार्मिंग को भी एक मौका दीजिए। ये मेरा एक जो अनुभव है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसके अलावा हम ये समझ सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है दोहन होता जा रहा है हमारी सॉइल का, या फिर हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम आज ही इन सब चीजों पे रोक लगाएं, और हम खुद एज, मैंने जैसे आपको बोला डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में कैसा है कि हर किसी को उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन देना, हर किसी को उसमें अपना बात बोलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति भी ये बात को समझता है, और हर कोई इसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स जो है एटलीस्ट ऑन पेपर्स तो बहुत बढ़िया है, जो फार्मिंग के लिए दिए हुए हैं। अगर हम बहुत ज्यादा स्तर पे अग्निहोत्र फार्मिंग करेंगे और उसको हम अडॉप्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को, सरकार को भी अग्निहोत्र फार्मिंग को है थोड़ा महत्व देना पड़ेगा, उसके ऊपर उनको भी थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा। उसमें सब्सिडीज एंड ऑल तो वैसे भी मिल ही रही हैं फार्मर्स को, बहुत जगह पे आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी मिल रहा है, वो भी आपको मुझे जितना मुझे पता है 7 से 10% तक मिलता है, और उसमें भी बहुत सारे आपको सब्सिडीज मिल जाते हैं। अगर हम अग्निहोत्र फार्मिंग को इतना ज्यादा अडॉप्ट करेंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे, तो सरकार को भी झक मार के हमारी बात सुनना ही पड़ेगा। जगह जगह अग्निहोत्र प्रोडक्ट्स के हम स्टॉल्स लगाएं, उसको हम प्रमोट करें, उसको हम आगे बढ़ाएं, और हम जैसे लोग या हमारे जैसे बहुत और लोग हैं जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी इस चीज में जो है सहायक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैंने अपना अनुभव जो है वो बता दिया है। अब इसके अलावा कोई अगर अपना कुछ डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकता है, उसके ऊपर ही हम जो है थोड़ा इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो मेरा व्यू पॉइंट था और जो एक्सपीरियंस है मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बहुत जगह हम लोग गए हुए हैं, खट्टे मीठे सब तरीके के अनुभव हैं। तो उससे समरी जो ये निकलती है, उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अग्निहोत्र फार्मिंग जो है एकदम से जो है आपको फायदा नहीं देगा। 0 से 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नफा नुकसान थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद आपका यील्ड और आपका प्रोडक्शन 70% से बढ़ते बढ़ते 300% तक भी जा सकता है। उसके अलावा जो हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, मतलब हमने जो लोगों से बात किया है, और उसके अलावा उसके साथ जो हमारे पास उनके अनुभव और उनका जो हमारे पास वैल्यूज आए, उससे मैं आपको बता सकती हूँ कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था ये रिसर्च करने का, कि किससे ज्यादा नुकसान है, किससे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है, ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक से, उससे अग्निहोत्र फार्मिंग का ही रिजल्ट सबसे अच्छा है। हमने ये एक टेस्ट किया कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न, मतलब लागत जो है अग्निहोत्र फार्मिंग में ज्यादा है या नॉन अग्निहोत्र फार्मिंग में, या फिर रसायन युक्त फार्मिंग में। तो उसमें अग्निहोत्र फार्मिंग का कम आया और रसायन युक्त फार्मिंग का ज्यादा आया। तो जिस जिस तरीके के क्रॉप्स हैं, बाजरा हो गया, रागी हो गई, वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, हल्दी हो गई, जीरा हो गया, हर किसी क्रॉप पे जो है अग्निहोत्र फार्मिंग कारगर है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि साहब हमारा तो वीट है जो मतलब थोड़ा ज्यादा वो क्वांटिटी में लगाया जाता है, उसके लिए ज्यादा हमको मतलब मेहनत भी है, जो भी है, पर ऐसा नहीं है। हर तरीके के क्रॉप के लिए जो है अग्निहोत्र फार्मिंग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप, अगर आपकी कुछ व्यूज है, आपकी कुछ डिस्कशन है, तो आप प्लीज करिए, हम उसके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। हेलो।
हाँ यस, जी। अभी हम जिनके भी क्वेश्चंस है वो ले सकते हैं। उससे पहले मैं नवीन जी को इनवाइट करता हूँ, जो भी वो कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते, बहुत बहुत जी। धन्यवाद प्रियंका आपका कि आपने बहुत ही अच्छे से ये बताया कि अग्निहोत्र करते हुए हम अपना अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अग्निहोत्र फार्मिंग जो है एक्चुअली ये एक परमार्थ का कार्य है। हम सब लोग जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, लेकिन जो किसान यदि अग्निहोत्र फार्मिंग अडॉप्ट करता है तो ये काम कोर्स वो अर्न भी कर रहा है, अपन जीवन यापन भी कर रहा है, साथ में वो एक परमार्थ कार्य भी कर रहा है। तो ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है प्रियंका ने। उन्होंने काफी रिसर्च की है इस फील्ड के अंदर, जैसे उन्होंने बताया है, जगह जगह ये गए हैं, फार्मर से इंटरेक्ट किया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेसिकली वो अडॉप्ट करना चाहिए हमें। और धन्यवाद प्रियंका जी आपका, आपने टाइम दिया इसके लिए, थैंक यू। तो इसके अलावा एक थैंक यू इसके अलावा स्पेशल थैंक्स टू विवेक जी, जो माधव आश्रम से है बेसिकली। आज जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं या जो भी हमने आउटलाइन आपने देखा होगा प्रोग्राम का, वो सारा आउटलाइनिंग विवेक भैया ने की है। उसमें उन्होंने अलग अलग स्पीकर से बात की है, उन्होंने उनका टाइम भी लिया है। तो ये पूरी प्लानिंग जो की है वो विवेक जी ने की है। हम उन्हीं के थ्रू ये प्रोग्राम जो भी चल रहा है बेसिकली वो हम देख पा रहे हैं। और अगेन थैंक्स टू धनराज जी, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें। बेसिकली धनराज जी जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग, चाहे से वो अपना अग्रिकल्चर फार्मिंग हो या अलग अलग सेशन कंडक्ट करवाते हैं बेसिकली। और ये चाहते हैं कि अब सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े, ताकि समाज का भी थोड़ा सा चेंज हो, सबको अच्छा पौष्टिक खाद्यान्न मिले और सब लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो। जो जो पिछले वैदिक साइंस वैदिक काल में हुआ करता था वैसे ही आगे बढ़े हम लोग। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है और लगातार ये मेहनत करते जा रहे हैं। तो ये इनका थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। और लास्ट में बस ये बोलूंगा कि आदरणीय नलिनी जी के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम चल रहा है बेसिकली। उनका आशीर्वाद बना रहे और आगे के सेशन जो होंगे हमारे, अभी भी सेशन हमारे कंटिन्यू होंगे एक्चुअली, तो वो सेशन आगे के सेशन भी अच्छे चलते रहें। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने क्वेश्चंस पूछें और ये प्रोग्राम चलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नवीन जी। जी, राकेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद में हम जितने भी अटेंडीज है उनका वन बाय वन हम उनके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ लोग अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो राकेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ, मैं सर ये बता रहा हूँ प्रियंका, लेट मी कांग्रेचुलेट यू फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन, नाइस पार्ट ऑन कृषि अग्निहोत्र। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका रिसर्च का पार्ट न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पे नहीं रहा, अग्निहोत्र आधारित खेती करके हमारा न्यूट्रिएंट्स कितना बढ़ता है? Because what I understand from Agnihotra farming is that not only it increases the yield per acre, but also it increases lot amount of nutrients value also. So जो किसान का जो इनकम है, जितना न्यूट्रिएंट वैल्यू उसमें होता है, जैसे गेहूं, एक नॉर्मल गेहूं खरीदते, एक ऑर्गेनिक गेहूं खरीदते, दोनों की प्राइस डिफरेंस होती है। ऑर्गेनिक इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, और वही ऑर्गेनिक गेहूं जब अग्निहोत्र आधारित होगा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू और बेटर होगी जो ऑर्गेनिक से भी है, तो नेचुरली उसको मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा। What I understand from अग्निहोत्र फार्मिंग इज कि लोगों ने जिन्होंने अग्निहोत्र फार्मिंग की, उन्होंने जब लैब में न्यूट्रिएंट वैल्यू टेस्ट कराया और नियर बाय फार्मर्स का जो अग्निहोत्र नहीं करते थे अपने खेत में, उनका सेम क्रॉप का न्यूट्रिएंट वैल्यू को जब कंपेयर किया गया तो अग्निहोत्र आधारित क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट वैल्यू काफी अच्छा था, तो उनको उसके क्रॉप का प्राइस भी काफी बेटर मिला। बट सही बोल अंकल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मैं वैसा ही करना चाहती थी, एक फील्ड स्टडी, पर मेरा विषय अंकल, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से कर रही हूँ और मैं फाइनेंस की प्रोफेसर हूँ पिछले 10 साल से, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया बिकॉज इट्स लाइक मोर ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, तो मुझे उसका परमिशन नहीं मिला। लेकिन मैं बहुत मोटिवेटेड थी और मैंने हमारे आदरणीय नलिनी जी से बोला भी कि मैं करूंगी तो इसी विषय पे करूंगी, नहीं तो मुझे पीएचडी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे सिंस एकेडमिशियन हूं मैं, तो एज अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी हमें कुछ ना कुछ पीएचडी में करना ही है, तो मैंने उसके लिए भी लिया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, मैंने बीकॉम किया हुआ है, एमबीए किया, तो वो मुझे देंगे नहीं, उसके लिए कोई बीएससी चाहिए या कोई इंजीनियरिंग फील्ड का चाहिए। पर सर बहुत अच्छा सुझाव दिए, हमारे इतने सारे आचरण करता है और इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई इस चीज को लेके भी आगे अपना जो है काम कर सकता है कि आप न्यूट्रिएंट वैल्यू चेक करिए। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे किया हुआ है। They are already on Google. They are already available on Google. If you go for scientific researches on Agnihotra farming, so these nutrients value difference is already available on Google. So that's it's a scientifically proven fact कि अग्निहोत्र आधारित खेती में हमारा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ता है, तो किसानों को उनका क्रॉप का वैल्यू बढ़े। किसान को तो अल्टीमेटली अपनी इनकम बढ़ानी है ना,
मतलब वही काम करके, तो अग्निहोत्र आधारित खेती की तरफ वो मोटिवेट ही जब होगा जब उसको उसकी फसल की खाली एक यील्ड भी नहीं बढ़ेगा, यील्ड बढ़ने के साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा मिलेगी, उनकी फसल की वैल्यू ज्यादा अच्छी मिलेगी। इट्स नॉट अ थ्योरी एनीमोर, ये सारा प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। और अंकल जी हमारे जो एक आचरण करता थे जो सर थे मिश्रा जी, जो अब नहीं है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है कानपुर में। तो इनफैक्ट मैंने आप ऐसा बोलिए 135 रिसर्च पेपर्स इन एंड अराउंड इंडिया में, इंडिया के बाहर, ऐसे मैंने बहुत सारे रिसर्च में 135 में शायद कम बोल रही हूँ, 150 रिसर्च पेपर्स खुद मैंने पढ़े हुए हैं, जिसमें साइंटिफिक यील्ड जैसा आप बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स कैसे इंक्रीज होता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था प्याज के ऊपर, एक एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा था शहद के ऊपर। तो उन्होंने कैसे इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, किस तरीके से उनका एक हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालते हैं अंकल जी, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कितना बढ़ गया, मतलब आपने जो लागत लगाई उससे आपको क्या फायदा हुआ, वो कितना रेशियो में परसेंटेज में आया। इसके अलावा आपने जो भी खेत में किया, उसके बाद उन्होंने उसका जो न्यूट्रिएंट्स चेक किया, जिसमें जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और बहुत बहुत प्रकार के जो है उसके ऊपर भी एक रिसर्च पेपर बना हुआ है, बहुत बढ़िया, जो बहुत जगह पब्लिश हुआ है। आप चाहे तो रेफरेंस के लिए आपको भेज सकती हूँ। तो वो मिश्रा अंकल जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ अग्निहोत्र ऐश एंड आफ्टर इफेक्ट, कि आपने जो अग्निहोत्र ऐश उस क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उस क्रॉप का क्या कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे वो बदला, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो उनकी जो मूल्य है वो कितना बढ़ता गया, वो परसेंटेज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो सारा उन्होंने उस पर किया हुआ है। और ये भी कि हमको ये भी पता है कि अग्निहोत्र ये ऑर्गेनिक जो अग्निहोत्र ऐश है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स और उसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी हमको आपको ऐसे रिसर्च पेपर मिलेगा। 135 रिसर्च पेपर अंकल जी और 400 किसान जो है, ये मिनिमम मेरा डेटाबेस था, मिनिमम मेरा सैंपल था जिसके ऊपर हमने काम किया। और इसके ऊपर बहुत सारा साइंटिफिक इवैल्यूएशन भी है, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया तो बहुत काम हुआ है इस पे। हम इंडिया में थोड़ा इसके पीछे थोड़ा सा हम पीछे रह गए हैं, हमें इसके ऊपर थोड़ा और जागरूकता चाहिए, हमारे जैसे और 50-60 लोग चाहिए जो इसके ऊपर काम करें और इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों को बताएं। जैसे अभी हमको एक प्लेटफॉर्म इंडो एग्रोनॉमी का मिला, तो बहुत खुशी हुई कि कहीं तो हम किसान लोगों से वार्तालाप कर पा रहे हैं, हम अपनी बात बता पा रहे हैं। तो ऐसे हमको मिलता रहे तो अच्छा रहेगा, ये सबके लिए ही अच्छा। मेरा एक छोटा सा सजेशन और है प्रिया जी, आपको, प्रियंका जी, कि आपने जो रिसर्च किया है, तो जो भी हमारे मतलब पीएम से अवार्डेड, राष्ट्रपति अवार्डेड, पद्मश्री अवार्डेड किसान हैं, जिनके पास फार्मर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लाइक सुभाष पालेकर जी है, हमारे राजस्थान में निर्वाण जी है, सुरेंद्र अवाना जी है, एक आकाश चौरसिया जी जो, और ताराचंद जी बेल हैं, या बहुत सारे हमारे अवार्डीज हैं, उन किसानों को अगर आप अपनी रिसर्च भेजेंगे, इनसे लोग किसान ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उनसे सीखने जाते हैं हम कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाएं, तो वो अगर बोलेंगे कि अग्निहोत्र आधारित खेती करो, तो हमारा अग्निहोत्र आधारित खेती का जो प्रोग्राम है बहुत तेजी से फैलेगा, मतलब जिसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें मैं आपको बताती हूँ, एक अभय मुतालिक देसाई है और एक है तेजस्वी नायक और आशा नायक, जो बेलगम और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, नॉर्थ कर्नाटका। वहां पे वो लोग खुद ऑर्गेनिक फार्मर ऑफ द ईयर हैं, और वो लोग केवल अग्निहोत्र फार्मिंग से ही इन्होंने अपना जो है बहुत ज्यादा जो है उन्होंने अपना जो है फाइनेंशियली जो है उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसान आज के डेट में कर्ज मुक्त होना चाहता है तो वो अग्निहोत्र फार्मिंग को अपनाए, तो वो कर्ज मुक्त अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे करके 3 साल में, 2 साल में आप खुद ही देखेंगे कि आपको बिना कर्ज लिए ही आप जो है अपना फार्मिंग बहुत अच्छे से कर। तो मैं उन सब लोगों से मिली हूँ, पर आपने एक और सुझाव दिया ताराचंद बेल जी से, तो खैर वो आश्रम में आते ही हैं तो उनसे मुलाकात हो ही जाती है। इसके अलावा जो सुभाष पालेकर है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उनके फोन पे बात की हुई है, क्योंकि ये अब 3 साल से काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे भी टच में आई हूँ। तो इन सबसे बातचीत हो के ही अपन इस कंक्लूजन पे आए कि अग्निहोत्र फार्मिंग जो है हर व्यक्ति अपना रहा है, हर फार्मर अपनाना चाह रहा है। और लोग ऐसा भी किए हैं फार्मर्स की, उन्होंने अपनी जमीन जो है 2 टुकड़ों में बांट लिया है, एक टुकड़े में वो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, एक टुकड़े में वो अग्निहोत्र फार्मिंग कर रहे हैं, और वो खुद ही हमको रिजल्ट में डिफरेंसेस बताते हैं। ऐसे भी लोग कर रहे हैं, तो कितना ही अपन सोच सकते हैं उससे ज्यादा ही कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता है। तो हमें पता करने के लिए हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा, उन तक पहुंचने के लिए हमको ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे भी बहुत कुछ हो रहा है, कितने किसानों के पास गौशालाएं हैं, 50-50 गाय तो वो लोग ऐसे ही पाल रहे हैं, बिना गाय के, बिना गायों के संरक्षण के अग्निहोत्र फार्मिंग क्या किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। तो जितना हम अग्निहोत्र के ऊपर जोर देते हैं, उतना ही गायों के संरक्षण पे भी जोर देना है, वो भी बहुत जरूरी है।